तो देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, मैं आपके लिए लिखता हूं। ओके, सो व्हाट इज सपोर्ट एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस। देखिए आपको पता है कि प्राइस ना ऊपर जाएगा, कहीं जाके अटकेगा और फिर प्राइस वहां से नीचे आएगा, ऐसा होता है। प्राइस कभी नीचे आएगा और कहीं अटकेगा और फिर वहां से प्राइस ऊपर जाएगा, ऐसा होता है क्या? आपने हमेशा स्टॉक मार्केट में ऐसा देखा है ना कि ऐसा ही होता है। तो देखिए जहां भी प्राइस जाकर के अटकता है उस पॉइंट को अपन रेजिस्टेंस वाला पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? रेजिस्टेंस कहेंगे। और वो वाला पॉइंट जहां पे प्राइस आकर के रुक जाता है, मतलब और अगर नीचे जा रहा है और वो नहीं जा पाता है, तो वो अपना पॉइंट सपोर्ट कहलाता है। ओके, सो हम क्या कहेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का? हमें क्लियर है नाम कि सपोर्ट क्या हुआ, रेजिस्टेंस क्या हुआ। जी प्राइस ऊपर जा रहा है और ऊपर जाते टाइम जहां पे प्राइस अटकेगा वो अपना रेजिस्टेंस होगा, और अगर प्राइस नीचे आ रहा है और नीचे आते टाइम जहां अटकेगा वो अपना सपोर्ट होगा। ओके, सो ऊपर ऊपर का डेफिनेशन अपने को क्लियर है कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है ना। अच्छा, प्राइस जहां अटकेगा वो रेजिस्टेंस, प्राइस जहां अटकेगा वो सपोर्ट। बट कहां पे रेजिस्टेंस अलग है, दोनों पे प्राइस अटक रहा है, बट ऊपर जाते टाइम अटकेगा तो रेजिस्टेंस और नीचे आते टाइम अटकेगा तो सपोर्ट। इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अपन दूसरे लैंग्वेज में इसका हम कहते हैं यहां पे, देखिए ये रेजिस्टेंस है और इसी को हम कहते हैं, रेजिस्टेंस वाले पार्ट को हम कहते हैं सप्लाई जोन। सप्लाई जोन या सप्लाई पॉइंट या सप्लाई एरिया, मतलब कुल मिलाकर के ये सप्लाई है। ओके, और ये जो सपोर्ट वाला पॉइंट है इसी पॉइंट को हम कहते हैं डिमांड जोन। डिमांड जोन या डिमांड एरिया। क्लियर? तो रेजिस्टेंस ही अपना क्या है, सप्लाई है, और सपोर्ट क्या है, डिमांड है। तो मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना। हम कह सकते हैं कि ये ना एक सप्लाई एरिया है और ये एक डिमांड एरिया, या एक रेजिस्टेंस है एक सपोर्ट है। क्या सप्लाई का क्या मतलब होता है? देखिए आपको पता है जो अपनी पूरी स्टॉक मार्केट है ना, वो कहीं ना कहीं कहां से डिराइव्ड है, अपने इकोनॉमी से डिराइव्ड है ना। और अपनी इकोनॉमी स्टॉक मार्केट से डिराइव्ड है, मतलब आप देख रहे हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ना, म्यूचुअल डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो क्या देखिए इकोनॉमी में एक ना बहुत ही मतलब हर किसी ने सुन रखा होगा डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट है ना। सो डिमांड क्या हो और सप्लाई का क्या मतलब होता है? अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है तो आपको पता है प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और अगर सप्लाई ज्यादा है तो क्या होगा, प्राइस गिरेगा। क्या आप इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इकोनॉमिक्स की छोटे से कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं? किसी को इस बात को समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होती है कि डिमांड का बढ़ना मतलब भाव का बढ़ जाना, सप्लाई का बढ़ना मतलब भाव का गिर जाना। किसी चीज की अगर एक्सेस डिमांड हो गई तो अपने आप उसका प्राइस जंप कर जाएगा, और किसी चीज का एक्सेस सप्लाई हो गया तो अपने आप ही प्राइस उसका गिर जाएगा। क्या एकदम बहुत ही बेसिक सी लाइन है, आप इस चीज को समझते हैं ना। यही काम यहाँ पे होता है। ये ना सप्लाई एरिया है मान लीजिए, अगर तो यहाँ पे जैसे ही सप्लाई आएगा तो प्राइस यहाँ से क्या हो जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा। और अगर कहीं पे डिमांड आएगा, अब बताइए डिमांड कहाँ आता है? जब कोई चीज सस्ता हो तब डिमांड आता है कि कोई चीज महंगा हो तब डिमांड आता है? सस्ते में डिमांड आता है कि महंगे में डिमांड आता है? वेरी ऑब्वियस ना, महंगे में डिमांड आएगा कि सस्ते में? सस्ते में डिमांड आएगा। तो इसीलिए ना जब प्राइस नीचे की तरफ जाता है ना तब कहीं हमें डिमांड जोन मिलता है। अच्छा, और सप्लाई कब आएगा, मतलब कोई भी बेचना कब चाहेगा, जब उसको ज्यादा दाम मिलेगा, जब ज्यादा प्राइस पे बिकेगा। तो जब प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो सप्लाई आ जाता है। ओके, सो कुछ कुछ लोग क्वेश्चन मुझसे पूछते भी हैं कि ना कि सर स्टॉक मार्केट में ना प्राइस ऊपर नीचे क्यों करता है? आप लोगों में से किसी का क्वेश्चन है कि प्राइस ऊपर नीचे क्यों जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे। देखिए या प्राइस ऊपर क्यों जाता रहता है और फिर बाद में प्राइस नीचे क्यों जाता रहता है, मतलब कुल मिलाकर के प्राइस ऊपर नीचे होता क्यों है? सिंपल सा समझना है, प्राइस ऊपर जाता है सेलर को ढूंढने के लिए और प्राइस नीचे आता है बायर को ढूंढने के लिए। प्राइस तब तक नीचे आएगा जब तक कि सारे बायर्स ना आ जाए, और प्राइस तब तक ऊपर जाता जाएगा जब तक कि सेलर्स ना आ जाए। तो आपको सिंपल सा समझना है कि प्राइस ऊपर जाता है सेलर को अट्रैक्ट करने के लिए और प्राइस नीचे आता है बायर को अट्रैक्ट करने के लिए। इसीलिए हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कैसी बातें करते हैं, हम बात करते हैं कि एक बार भाव को गिरने दो फिर अपन सस्ते में खरीद लेंगे, है ना। तो अपन कौन लोग हैं जो सस्ते में खरीदने को तैयार है, वो बायर है। तो बायर हमेशा वेट करता है भाव को नीचे आने के लिए, प्राइस नीचे आता है ताकि बायर मिल सके, और भाव ऊपर जाता है और अपन पता है महंगा जब प्राइस होता है तो अपन बेच देते हैं। तो भाव इसलिए बढ़ता है कि सेलर को ढूंढने के लिए। क्लियर? क्लियर? सपोर्ट रेजिस्टेंस भी क्लियर। अच्छा, तो अब ना कौन सा पॉइंट सपोर्ट और कौन सा पॉइंट रेजिस्टेंस बनेगा वो देखते हैं, अगर इतनी चीजें अपनी क्लियर है तो। देखिए सबसे पहली चीज आपको जानना है हमेशा प्रीवियस स्विंग। अच्छा, आप स्विंग समझते हैं? स्विंग स्विंग समझते हैं आप? कितने लोगों को स्विंग नहीं आता समझ में? एक बार मैंने बताया भी था बट मैं फिर से चलिए क्लियर कर देता हूं। सपोज दैट कि कोई प्राइस ऐसे करके ऊपर जा रही है, तो और मैं यहां पर आपसे पूछूं, इस पॉइंट पे मैं आपसे कहीं पूछ लूं कि बताइए कि प्रीवियस स्विंग कौन सा है, मतलब कहां से पिछली बार टर्न हुआ है। तो हम क्या कहेंगे कि देखिए प्रीवियस स्विंग का लो ये है। ये क्या है? स्विंग लो। प्रीवियस कौन सा वाला? प्रीवियस पहले वाला, यहां से जस्ट पहले यही एक लो लगा था ना। अच्छा, और ये वाला क्या है? ये स्विंग हाई है। ये स्विंग हाई कौन सा वाला? प्रीवियस वाला। सो प्रीवियस स्विंग हाई है, मतलब लास्ट टाइम कहां पर लो लगा था और लास्ट टाइम कहां पे हाई लगा था, दैट इज प्रीवियस स्विंग हाई। मतलब स्विंग को आप सिंपल सा ये समझना है कि स्विंग का मतलब आपको पता है ना, मुड़ना, चेंज होना, चेंज, है ना। अपन कभी कभी बोलते हैं ना मूड स्विंग हो गया, मतलब चेंज हो जाना ना, बदल जाना। सो कहां पर पिछली बार बदला था, तो भाव नीचे आ रहा था जी, यहां से बदल के ऊपर चला गया। और ये क्यों स्विंग है अपना? क्योंकि भाव यहां से ऊपर जा रहा था जी, यहां से बदल के नीचे आ गया। ओके, सो आपको स्विंग क्लियर है। ऐसे नीचे की टाइप में भी अपन स्विंग, ये क्या है? एक स्विंग है। 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 स्विंग स्विंग मींस जहां से चेंज आया, जहां से डायरेक्शन चेंज हुई। ओके, क्लियर है स्विंग? तो अपने को प्रीवियस स्विंग जो होगा ना, मैं ये सब कुछ मिटा रहा हूं। So previous swing what always act as support and resistance. Previous swing act as support और resistance. Previous swing support और resistance की तरह act करेगा सबसे पहला। ओके, दूसरा all time high या low act as support resistance. किसी भी स्टॉक का जो हाईएस्ट प्राइस है अभी तक का, वो एक तरीके का रेजिस्टेंस की तरह, और जो लोएस्ट पॉइंट है वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ओके, थर्ड गैप अप और गैप डाउन
गैप अप और गैप डाउन एक्ट एज सपोर्ट रेजिस्टेंस। आप देखेंगे अभी कि कभी कभी ना प्राइस में ना गैप क्रिएट हो जाएगा। जब भी गैप क्रिएट होगा तो गैप हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह, मतलब हमेशा कहना ठीक नहीं है, जनरली गैप जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ओके, तो ये पहले तीनों पॉइंट आप देखिए, क्या ये तीनों पॉइंट क्लियर हैं? ओके, अच्छा एक और, कहीं पे ना अगर मल्टीपल टाइम आप ना प्राइस को देखेंगे कई बार मल्टीपल टाइम किसी पॉइंट पे जाके अटक जाता है। मल्टीपल टाइम में अगर कहीं पे, ओके सो हमने क्या कहा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन कौन से होंगे, तो हमने सबसे पहला कहा कि प्रीवियस स्विंग एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। प्रीवियस स्विंग, पिछली बार जहां से बदला था, प्राइस ने अपने डायरेक्शन को चेंज किया था, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। दूसरा हमने कहा ऑल टाइम हाई और लो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मतलब प्राइस का आप किसी का भी आपने चार्ट देखा और चार्ट में आपने जो सबसे लोएस्ट पॉइंट देखा ना, उसको आप सपोर्ट की तरह मानेंगे, और जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट आपको चार्ट में कहीं नजर आएगा ना, उसको आप रेजिस्टेंस की तरह मानेंगे। सो ऑल टाइम हाई एंड ऑल टाइम लो इज आल्सो एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तीसरा हमने कहा गैप जनरेट होगा कभी कभी, मैं आपको सब दिखा दूंगा अभी एग्जांपल में, तो गैप अप या गैप डाउन जब होगा तो वो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। चौथा हमने लिखा मल्टीपल टाइम अगर किसी पॉइंट को हिट कर रहा है, मल्टीपल टाइम हिट, वो भी एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कहीं पे अगर मल्टीपल टाइम प्राइस बार बार जाकर के हिट कर रहा है तो वो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और चौथा पांचवा अपन देखेंगे ट्रेंड लाइन को, जब अपन पढ़ेंगे तो ट्रेंड लाइन भी कभी कभी एक्ट करेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह। ट्रेंड लाइन एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ये सारे पॉइंट्स काम करने वाले हैं अपने लिए। ओके, अब बताइए किसी को किसी पॉइंट में दिक्कत है? अभी इन सबको अपन डिटेल में भी देख लेंगे, फिलहाल अभी हम सिर्फ नाम जान रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर ऊपर से ना। ऑल टाइम हाई लो, गैप अप गैप डाउन, मल्टीपल टाइम हिट कर रहा है कहीं पे तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह करेगा, और ट्रेंड लाइन एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ट्रेंड लाइन एक्ट करेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह। ठीक है, अब चाहे तो इन सबका अपन देखिए, इसका तो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया। ऑल टाइम हाई एंड लो कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, देखिए है ना। कोई एक ऐसा स्टॉक है जो कुछ इस तरीके से कभी ऐसे परफॉर्म किया है ना, और मान लीजिए अभी यहाँ पे प्राइस चल रहा है उसका, ये उसका चार्ट का बिहेवियर है, ठीक है। और अभी प्राइस एलटीपी यहाँ है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस यहाँ है, अभी प्राइस यहाँ है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हम इस लास्ट ट्रेडेड प्राइस के लिए देखिए, एक ये वाला जो पॉइंट है ये सबसे टॉप पे है ना, और ये वाला पॉइंट क्या है, सबसे बॉटम में है ना, तो ये सपोर्ट बनेगा और ये रेजिस्टेंस बनेगा। बताइए चीजें क्लियर है? ऑल टाइम हाई विल एक्ट एज, दिस इज ऑल टाइम हाई एंड दिस इज ऑल टाइम लो। मतलब आज तक का सबसे लोएस्ट प्राइस ये है और आज तक का सबसे हाईएस्ट प्राइस ये है। अच्छा, यहीं पे प्रीवियस स्विंग क्या कहेंगे, देखिए अगर प्राइस यहां है सो दिस इज व्हाट प्रीवियस स्विंग। प्रीवियस स्विंग, सो प्रीवियस स्विंग, तो प्राइस यहां से नीचे अगर आने लगा, सपोर्ट का क्या मतलब होगा, देखिए प्राइस अभी यहां ट्रेड कर रहा है और अगर प्राइस यहां से नीचे आने लगा तो प्रीवियस स्विंग जो है ये किसकी तरह एक्ट करेगा, बताइए? प्रीवियस स्विंग विल एक्ट एज सपोर्ट। यहां पे प्राइस रुकने की कोशिश करेगा, श्योरिटी नहीं है कि रुकेगा ही, रुकने की कोशिश करेगा। ओके, अच्छा इन द सेम वे अब देखिए जब प्राइस यहां से ऊपर निकल रहा होगा तो देखिए प्रीवियस पिछली बार कहां से प्राइस नीचे गिरना शुरू किया था, तो देखिए सबसे पहला स्विंग यहां लगा था, यहां से, सो दिस इज व्हाट प्रीवियस, ये आपका प्रीवियस स्विंग है ना। और ये किसकी तरह एक्ट करेगा, इट विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। तो हम क्या देखेंगे, कहेंगे यहाँ पे कि जी ये स्टॉक का प्राइस जब यहां से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो पहली बार यहां पे अटक सकता है और फिर दूसरी बार यहां पे अटक सकता है। क्या कहा मैंने, चीजें क्लियर हुई? अभी हम सिर्फ दो पॉइंट को देख रहे हैं, प्रीवियस और ऑल टाइम। जब प्राइस इस पॉइंट पे है और प्राइस यहां से जब ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो पहली बार वहां अटकेगा जहां से लास्ट टाइम नीचे गिरना शुरू हुआ था, और दूसरी बार वहां अटकेगा जहां पर ऑल टाइम जो हाई है। और अगर प्राइस यहां से नीचे आना शुरू हुआ तो पहली बार यहां अटकेगा, प्राइस सपोर्ट लेगा यहां पे, और दूसरी बार कहां सपोर्ट लेगा, यहां सपोर्ट लेगा, और तीसरी बार कहां सपोर्ट लेगा, यहां सपोर्ट लेगा। बताइए क्लियर है आपको? ये फर्स्ट टाइम सपोर्ट, ये सेकंड टाइम सपोर्ट, और ये थर्ड टाइम सपोर्ट। ये फर्स्ट टाइम का रेजिस्टेंस और ये सेकंड टाइम का रेजिस्टेंस। बताइए आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्लियर है? क्या ये दो बातें क्लियर है? क्या ये दो पॉइंट क्लियर हैं अपने, पहला और दूसरा? फिर अपन तीसरे पॉइंट को देखेंगे। अब अपन गैप अप और गैप डाउन को भी देख लेते हैं। गैप्स, देखिए क्या होता है प्राइस में ना, कभी कभी स्टॉक में ना गैप क्रिएट हो जाता है। अच्छा, सो गैप में क्या होता है, देखिए कैंडल, मान लीजिए प्राइस ऐसे करके ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, है ना, कैंडल बनाते हुए प्राइस धीरे धीरे ऊपर निकल रहा है। ओके, और फिर अचानक से कभी ऐसा हो कि प्राइस में गैप आ जाए। ओके, ये गैप बन गया, मीन्स क्या हुआ, आपने देखा यहां से यहां के बीच में कुछ भी ट्रेड ही नहीं हुआ। सो ये जो गैप है, अभी हम चार्ट में भी देख लेंगे, तो ये जो गैप है ना, गैप, अब देखिए जब प्राइस यहां से ऊपर जाने लगेगा ना, जब यहां से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो इस गैप के पास अटक जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ओके, गैप अगर कभी भी जनरेट होगा तो गैप हमेशा रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अगर मान लीजिए जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है और अचानक से ऐसे ऊपर की तरफ गैप बना दिया उसने, और फिर प्राइस यहां से नीचे आने लगा, तो जब ऊपर की तरफ गैप बन गया और जब प्राइस नीचे आने लगेगा तो वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। सो यहां पर प्राइस अटकने की कोशिश करेगा, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। क्या देखा हमने, देखिए आप ऐसे समझिए कि ये एक गैप है। ओके, ये एक गैप है, यहां पे गैप बना, प्राइस जब ऊपर से नीचे आएगा तो ये सपोर्ट बन जाएगा, और अगर प्राइस नीचे से ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। बस इतना ही समझना है आपको। अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि कहीं पे अगर गैप जनरेट हुआ, कहीं पे अगर गैप जनरेट हुआ तो गैप को जब ऊपर से फिल किया जाएगा, मतलब जब ऊपर की तरफ से आ रहा होगा प्राइस तो वहां पे अटकेगा, बोले तो सपोर्ट लेगा, और जब नीचे की तरफ से जा रहा होगा तब वहां पर रेजिस्टेंस लेगा। तो अभी आपको गैप को इतना ही समझना है। अगर आप कहीं लिखना चाहते हैं तो आप इस चीज को लिख सकते हैं कि जब भी व्हेनेवर गैप इज क्रिएटेड, जब भी गैप बनता है और प्राइस ऊपर से नीचे आता है, व्हेन प्राइस फॉल फ्रॉम अप टू डाउन, देन दैट गैप विल एक्ट एज सपोर्ट।
तो वो गैप जो है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, और अगर प्राइस नीचे से ऊपर जाएगा तब वो गैप रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बताइए याद हुआ आपको? गैप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह, सिंपल इतना समझना है, आप सब कुछ भूल जाओ। गैप बन गया, ठीक है, प्राइस ऊपर से नीचे आएगा सपोर्ट की तरह, प्राइस नीचे से ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस की तरह, दैट्स इट, इतना ही है गैप का काम। ओके चलिए, अब गैप के बाद हम अगला पॉइंट अपना क्या है, हमने गैप भी जान लिया। अब है कहीं पे अगर मल्टीपल टाइम हिट हो रहा है, देखिए कैसे होता होगा ये, मल्टीपल टाइम कैसे हिट होता होगा कहीं पे। देखिए प्राइस ना ऐसे कहीं पे ऐसे प्राइस ऊपर जा रहा था, यहां पे प्राइस अटका, फिर नीचे आया, फिर प्राइस यहां पे अटक गया, फिर नीचे आया और फिर प्राइस यहां पे अटक गया। इट मींस ये वाला जो पॉइंट है जहां पे प्राइस बार बार अटक रहा है, दिस इज एन रेजिस्टेंस। क्यों रेजिस्टेंस हो रहा होगा? गैप अप एंड गैप डाउन क्या होता है? देखिए मार्केट ना, प्राइस जहां भी था, मान लीजिए कि कोई आज मार्केट क्लोज होते टाइम 3:30 में कोई एक्स स्टॉक का एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस 100 रुपीज है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या होता है, जब मार्केट ओपन होगा तो इट मे बी कि उसका ओपन होते ही लास्ट ट्रेडेड प्राइस 90 रुपीज रह जाए। लास्ट टाइम बंद तो कितने पे हुआ था? 100 पे, लेकिन ये क्लोज है, तो हम नेक्स्ट डे व्हाट एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई 100 रुपए पे बंद हुआ तो अगले दिन फिर 100 रुपए से ही भाव स्टार्ट होगा। जी ऐसा नहीं होता है ना। वो स्टार्ट कितने रुपए से हो सकता है, कितने से भी हो सकता है। मैंने एक एग्जांपल के लिए मान लिया कि वो 90 रुपए से स्टार्ट हुआ, तो ये जो 10 पॉइंट का जो डिफरेंस आया ना, ये यहाँ पर गैप जनरेट हो गया, ये गैप क्रिएट हो गया, यही गैप है। अच्छा, अब दिन भर में क्या होगा, दो चीजें होंगी, या तो प्राइस ऊपर की तरफ जा करके और फिर नीचे आ जाए तो उस गैप को फिल कर दे उसी टाइम पे, और अगर नहीं फिल किया तो वो अगर गैप जनरेट रह गया, बना हुआ अगर रह गया गैप, तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाता है ना। अगर गैप ऐसे इन द सेम वे प्राइस क्लोज 100 पे हुआ, हो सकता है अगले दिन ना ओपन ना वो 110 पे हो जाए, कुछ भी 120 पे हो जाए, 105 पे हो जाए, तो जो भी लास्ट दिन जो क्लोज हुआ और नेक्स्ट डे जो ओपन हुआ उसके बीच का जो डिफरेंस है, अगर प्राइस ने सेम डे में नहीं चल के गया वहां पे, तो वो गैप बना रह जाता है, एंड दैट गैप विल एक्ट एज सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखिए बाजार में होता क्या है, मैं आपको बताऊं गैप क्यों बनते होंगे। देखिए मार्केट 3:30 बजे बंद हो जाता है, प्राइस ट्रेड करना 3:30 बजे बंद हो जाता है, लेकिन मार्केट में एक ऑप्शन होता है, मतलब एक और दरिया होता है कि भाई देखिए जो लोग 3:30 बजे तक कुछ खरीद या बिक्री नहीं कर पाए, उन्हें 3:30 बजे के बाद मिला टाइम खरीद बिक्री करने का, वो बाद में चाहते हैं कि मैं कुछ खरीद लूं या कुछ बेच दूं, तब वो क्या करेंगे, तब मार्केट में सारे ब्रोकर के पास एक ऑप्शन होता है, सबके पास एक ऑप्शन होता है कि आप ना आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा सकते हो, एएमओ कहलाता है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, है ना, मतलब मार्केट बंद होने के बाद भी आप ऑर्डर लगा सकते हो। तो काफी सारे लोग मार्केट बंद हो जाने के बाद ऑर्डर लगाते हैं, ठीक है, और ये कब से शुरू होता है, ये 3:30 बजे मार्केट क्लोज होते ही आपका एएमओ शुरू हो जाता है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर शुरू हो जाता है। और आप कब तक लगा सकते हैं, दोपहर के 3:30 बजे के बाद से लेकर के पूरी रात और अगले दिन सुबह 9 बजे से पहले पहले तक आप इस एएमओ ऑर्डर को लगा सकते हैं। और जनरली लोग लगाते हैं, और सब लोग लगा, मतलब बड़े बड़े लोग लगाते हैं, एफआई लगाते हैं, डीआई लगाते हैं, और हम आप जैसे रिटेल भी लगाते हैं। तो अब क्या होगा, जब इतने सारे ऑर्डर लगे तो उन ऑर्डर को एग्जीक्यूट भी तो करना होगा एक्सचेंज ने, तो एक्सचेंज क्या करता है, 9 बजे स्टार्ट होता है, 9 बजे से लेकर के 9 बज के 7 मिनट तक उन्हीं ऑर्डर को मैच कराता है। ओके, तो वही बाय सेल मैच कराता है, तो उसी ऑर्डर को एएमओ ऑर्डर को मैच कराने के चक्कर में प्राइस में गैप आ जाता है, कभी गैप अप हो जाता है कभी डाउन। अगर पूरे दिन भर में और रात भर में अगर उस स्टॉक का, इंडिविजुअल स्टॉक का डिमांड बढ़ गया तो प्राइस बढ़ करके ओपन होगा, और अगर डिमांड कम हो गया तो प्राइस गिर करके ओपन होगा। ओके, इसीलिए ये गैप बनते हैं, और 9 बजे से 9 बजे के 7 मिनट के बीच में ये गैप तैयार हो जाता है। ओके, और 9 बजे के 15 मिनट पे आपको जब पहली बार ट्रेड करने का मौका मिलता है। हाँ, विक को भी अपन देखें, देखिए विक भी गाइडेंस प्राइस वहां तक पहुंच गया, अगर विक भी ऊपर तक गया है तो इसका मतलब वो गैप नहीं रहा। ओके, प्राइस वहां पर ट्रेड ही नहीं होना चाहिए, वही गैप कहलाएगा। सो हमने यहाँ पर क्या देखा कि मल्टीपल टाइम यहाँ पे हिट हुआ ना, बार बार हिट हो रहा है, सो इट इज एन रेजिस्टेंस। मींस क्या हो रहा है, देखिए प्राइस ऊपर जाया और यहाँ पर सप्लाई आ गया, मींस बेचने वाले आ गए, मतलब सेलर आ गए, प्राइस फिर यहाँ पहुंचा, फिर से सेलर आ गए, फिर से सप्लाई आ गया, प्राइस फिर यहाँ पहुंचा तो फिर से सेलर आ गए, फिर से सप्लाई आ गया। ओके, तो ऐसा बार बार होता है, कई बार होता है, लेकिन आपको एक चीज मैं बता दूं कि ये जितनी बार यहाँ हिट करता जाएगा, ये जितनी बार हिट करेगा, देखिए पहली बार हिट किया कोई बात नहीं, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, आपको पहले से पता है ना कि ये वाला रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, सो एक्ट किया। दूसरी बार फिर हिट किया तो पता है ये जितनी बार हिट करेगा ये रेजिस्टेंस ना कमजोर होता जाएगा, हमेशा कमजोर होता जाएगा। ये रेजिस्टेंस मींस अगर बार बार हिट हो रहा है तो उस रेजिस्टेंस के ब्रेक हो जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इन द सेम वे कोई प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है और यहाँ पे अटक गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ अटक गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ अटक गया, तो अगर प्राइस कहीं बार बार रुक रहा है इट मींस वो सपोर्ट ले रहा है। ओके, वो सपोर्ट ले रहा है, और आपको पता है जितनी बार ये प्राइस इसको हिट करेगा ये उतनी ही बार ये वाली लाइन कमजोर होती जाएगी। क्या होती जाएगी? कमजोर होती जाएगी। और अगर ये लाइन कमजोर होगी तो अगली बार ये चांस है कि ये टूट जाए, अगली बार ये चांस है कि ये टूट जाए और टूट के ऊपर की तरफ निकल जाए और ये टूट के नीचे की तरफ आ जाए। क्लियर है? अगर किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बार बार हिट किया जाता है तो वो ब्रेक हो सकता है, ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उसकी। ठीक है, और इसी में आगे मैं जोड़ता हूं, अगर ये ब्रेक हो गया, चलो अभी आगे देख लेते हैं, अभी फिलहाल यहीं तक रहने देते हैं। एक चौथा और देख लेते हैं, अपना फोर्थ पॉइंट कौन सा है? ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन को हम अलग से सीखेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। सो अभी यहीं तक अपने को रहने देना है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियर हुआ। ओके, अब देखिए अब क्या होता है, एक चौथी लाइन, जब भी आप हमें लिख लीजिए इसको, जब कभी व्हेन सपोर्ट ब्रेक, और दूसरा क्या होता है जब सपोर्ट टूटता है, और क्या होता है जब रेजिस्टेंस टूटता है, व्हेन रेजिस्टेंस ब्रेक। क्या होगा जब सपोर्ट टूटेगा और क्या होगा जब रेजिस्टेंस टूटेगा। अच्छा, टूटने का मतलब आप समझ गए ना, उस लाइन के आगे निकल जाना। जैसे देखिए प्राइस यहां आया अटका, प्राइस यहां आया अटका, प्राइस यहां आया अटका, बार बार सपोर्ट लगा, प्राइस आया यहां नीचे निकल गया। तो जब कभी भी सपोर्ट को बार बार हिट किया जाएगा तो सपोर्ट बनेगा कमजोर। एकदम देखिए ना कितना सिंपल है, आप किसी दरवाजे को बार बार अगर धक्का दे रहे हैं, ठोकर मार रहे हैं, तो वेरी ऑब्वियस वो टूटने वाला है ना। तो जैसे ही आपका ये सपोर्ट यहां पर ब्रेक होगा प्राइस नीचे आना शुरू हो जाएगा। ओके, और अगली बार जब प्राइस यहां से ऊपर जाने की कोशिश करेगा ना तो ये वाला पॉइंट एक्ट करेगा रेजिस्टेंस की तरह।
क्या एक्ट करेगा? रेजिस्टेंस की तरह। प्राइस जब यहां से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो अगली बार यहां से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो हमने क्या देखा कि जब कभी सपोर्ट ब्रेक करता है इट एक्ट एज देन, बाद में देन इट एक्ट एज रेजिस्टेंस, तब वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, तब वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। जब कभी सपोर्ट ब्रेक करेगा तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, ओके। और जब कभी रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तब बाद में देन इट एक्ट एज सपोर्ट। अगर रेजिस्टेंस टूट गया तब वो सपोर्ट की तरह ट्रीट करेगा। कैसे होगा देखिए, ऐसे समझते हैं। कोई स्टॉक का प्राइस था, ऊपर जा रहा था, अटक गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर अटक गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर अटक गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की और इस बार निकल गया। तो अगली बार अब निकल गया तो ठीक है, अब रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक हो गया, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ। अगली बार कभी भी 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 5 महीने बाद, 5 साल बाद, कभी भी जब प्राइस इस पॉइंट पे आएगा तो ये वाला पॉइंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। किसकी तरह एक्ट करेगा? सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो यहां पर हमने दो इंपॉर्टेंट बात सीखी कि जब सपोर्ट टूटेगा तो रेजिस्टेंस बन जाएगा और जब रेजिस्टेंस टूटेगा सपोर्ट बन जाएगा। बताइए क्लियर है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ना अपन ड्रॉ करते हैं। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से, अब देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम जो ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जो अपन ड्रॉ करते हैं तो वो ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। कैसी लाइन होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है। यानी कि ऐसी लाइनें होंगी, ऐसी 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 ऐसी, ये इसको हॉरिजॉन्टल लाइन अपन बोलते हैं, है ना। और वो एक ये वाली क्या होती है? वर्टिकल लाइन होती है, ये वाली। तो अपने को इससे मतलब नहीं है, वर्टिकल से मतलब नहीं है, अपने को इस हॉरिजॉन्टल लाइन से मतलब है। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली जो एसआर वाली लाइनें हैं वो कैसी होती है? वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम ऐसा भी कह देते हैं कि जो इसमें स्लोप है ना, इसका स्लोप 0 होगा, मतलब इसमें कोई ढाल नहीं होती, बिल्कुल सीधी लाइन होती है। लेकिन कभी कभी इस लाइन में अपन ढाल दे देते हैं, स्लोप दे देते हैं। अगर तो जब भी इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली लाइन में अगर स्लोप आ जाए, मींस ढाल आ जाए, क्लियर? क्या स्लोप आप समझते हैं ना, ढाल आप समझते हैं ना, ऐसा ढाल हो सकता है या ऐसा ढाल हो सकता है, दिस इज ढाल ना, स्लोप ना। अगर और हॉरिजॉन्टल लाइन में कुछ स्लोप ही नहीं होता, आपने 10वीं क्लास तक में पढ़ा होगा, है ना। क्षैतिज रेखा में कोई स्लोप नहीं होता, है ना। तो स्लोप जब नहीं है और अगर स्लोप आ जाए तो हम स्लोप वाली लाइन को ही अपन ट्रेंड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेंड लाइन कहते हैं। सो कैसी कैसी ट्रेंड लाइन होगी देखिए, जैसे मैंने कोई एक ऐसी लाइन बना दी, दिस इज व्हाट ट्रेंड लाइन, दिस इज व्हाट ट्रेंड लाइन। अभी देखेंगे हम कि क्या मतलब होता है और अच्छे से और देख लेते हैं। चलो कैसे एग्जैक्ट मैं आपको दिखा दूं। जैसे ना कोई स्टॉक का प्राइस है वो इस तरीके से चल रहा है, ओके, ऐसे चल रहा है। तो हम क्या देखेंगे, आप ना इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को, आप किन्हीं दो पॉइंट को आप मिला दीजिए। सपोज दैट कि मैंने इन दो पॉइंट्स को मिला दिया, तो हम क्या देख रहे हैं, और ऐसी जैसे टॉप को आपने मिलाया ना, इन द सेम वे आप बॉटम को भी मिला सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि देखो ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, जो दोनों टॉप को कनेक्ट, किन्हीं दो टॉप को कनेक्ट करने वाली आप एक लाइन खींच देती है, तो अब क्या हो जाएगा, इसी लाइन को हम बोलेंगे ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन कि क्यों ट्रेंड लाइन बोलेंगे? क्योंकि ना वो एक ट्रेंड है जिसको फॉलो किया जा रहा है ना। ऐसी तरीके से ये भी क्या है? एक ट्रेंड लाइन। ये भी क्या है? एक ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड को फॉलो किया जा रहा है ना। आपको हम चार्ट में भी ड्रॉ करके दिखाएंगे, अभी आपको इतना सा समझिए। और ये जिस दो, अगर ये यहां पर मान लीजिए अपन दो ट्रेंड लाइन हमने खींच दिया, कहीं कहीं पे अपन एक लाइन ही खींचेंगे सिर्फ। देखिए ट्रेंड लाइन दो तरीके से आप खींच सकते हैं, या तो टॉप को कनेक्ट करके या बॉटम को कनेक्ट करके। और टॉप और बॉटम अगर दोनों कनेक्ट होकर के कोई चैनल बन जाए, जैसे कि यहाँ पर एक चैनल बन गया, तो ये इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको सिंपल चैनल बन गया, इसको अपन चैनल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कि चैनल बोल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि कोई फलाना स्टॉक, कोई इंडिविजुअल स्टॉक इस चैनल में ट्रेड कर रहा है, मतलब इस चैनल के अंदर ही फंसा हुआ है वो, ओके। और कैसा हो सकता है? जैसे कि मान लीजिए कोई स्टॉक का प्राइस यहाँ गया, फिर एक बार यहाँ गया, तो आप कहेंगे अगली बार कहाँ तक जा सकता है? तो हम कहेंगे जी इन दोनों लाइन को आप मिला दीजिए, तो अगली बार कम से कम यहाँ तक वो जाएगा। तो हमने क्या देखा, इन दो टॉप को मिला दिया ना हमने, तो ये वाली लाइन क्या हो गई? ये हो गई अपनी ट्रेंड लाइन। इसी को हम ट्रेंड लाइन कह देते हैं, ओके। ऐसे कोई स्टॉक ऐसे ऐसे जा रहा है, तो आप ना उसकी किसी दो बॉटम को भी मिला सकते हैं। किसी दो बॉटम को मिला दिया तो वो भी लाइन क्या बन गई आपकी? ट्रेंड लाइन। तो आपको कहीं ना कहीं क्या ये बात समझ में आई कि अरे ये ट्रेंड लाइन और सपोर्ट तो लगभग एक सा ही है। वो ट्रेंड लाइन ही सपोर्ट बन जाता है अगर उसका स्लोप 0 हो जाए। सोचो इसी वाली लाइन का अगर हम एग्जैक्ट सीधा ऐसे खींच देते, या एक स्टॉक ऐसे है, एक स्टॉक ऐसे है, और सोचिए कि ये वाला पॉइंट सेम होता, तो हमने इसको क्या कहा? सबसे पहले अभी जो हमने सीखा, क्या कहा हमने? ट्रेंड लाइन कहा। जी हाँ, ट्रेंड लाइन कहा। और हमने सपोर्ट भी पढ़ा था। क्या सपोर्ट पढ़ा था? कि जो प्रीवियस स्विंग जो होता है वो क्या होता है? सपोर्ट होता है। तो ये वाली लाइन भी क्या थी? सपोर्ट थी। तो यही वाली लाइन क्या बन गई? सपोर्ट भी बन गई। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेंड लाइन नहीं, सपोर्ट, हम कह सकते हैं कि सपोर्ट इज ऑल्सो अ ट्रेंड लाइन। सपोर्ट एक ट्रेंड लाइन ही होता है, हैविंग स्लोप, जिसका स्लोप कितना होता है? 0। हैविंग स्लोप 0 मींस क्या देखा हमने कि सपोर्ट जो है ना वो एक ट्रेंड लाइन ही है, बस उसका स्लोप कितना होना चाहिए? 0। मतलब इस चीज में अगर स्लोप 0 है, कोई स्लोप ही नहीं है, तो वो एक है तो ट्रेंड लाइन ही, लेकिन हमने उसको सपोर्ट कह दिया। और रेजिस्टेंस भी लिख लीजिए यहाँ पे, रेजिस्टेंस के साथ भी यही बात होती है। रेजिस्टेंस या सपोर्ट इज अ ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट इज अ ट्रेंड लाइन हैविंग स्लोप 0। अगर स्लोप 0 है तो वो ट्रेंड लाइन, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, और अगर स्लोप 0 नहीं है तो वो ट्रेंड लाइन है। बस बताइए, आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन क्लियर है? जिन्होंने अभी कुछ देर पहले टेक्स्ट मैसेज किया था कि ट्रेंड लाइन क्या होता है, या ट्रेंड वाली बात, या ये चौथी वाली बात, ये फोर्थ, कहाँ गया?
ट्रेंड लाइन इज एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बताइए क्लियर है ये चारों पॉइंट? और जिन्होंने कहा था ट्रेंड लाइन क्या होता है, क्या वो क्लियर है? अब मैं उनसे, तो अब ना हम इन जितनी भी चीजों को हमने पढ़ा है इन सबको अपना हम चार्ट पे देखने वाले हैं। क्या क्या पढ़ा है एक बार मैं आपको रिकैप कर रहा हूं, देखना आप उंगलियों पे गिनना। सबसे पहले हमने क्या देखा था, सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह क्या काम करेगा, प्रीवियस स्विंग, लास्ट टाइम प्राइस जहां से घूमा था वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा। दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा था, ऑल टाइम हाई एंड ऑल टाइम लो इज एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तीसरा पॉइंट हमने क्या सीखा था कि अगर गैप बन गई तो गैप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और क्या सीखा था हमने कि अगर कहीं पे बार बार हिट किया जा रहा है प्राइस को, 2 बार 3 बार 4 बार, तो वो वाला पॉइंट भी या वो वाला एरिया भी क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। और चौथा और पांचवा और सबसे लास्ट हमने सीखा था कि ट्रेंड लाइन जो है वो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। बताइए क्लियर है सबके? अब ना अपन चार्ट पे चलते हैं, ठीक है, और फिर चार्ट पे देखते हैं चीजें जो हमने सीखी है वो किस तरीके से वर्क करती है। ओके, तो मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूं।